नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक यात्रा के बारे में, यात्रा टू ए हिल श्राइन। तो ये हिल श्राइन कौन सा है? केरला में एक मंदिर है जिसको हम सबरीमाला टेम्पल बोलते हैं, इसके नाम से जानते हैं। और लॉर्ड अयप्पा का ये मंदिर है। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई कि यहाँ पर जो यहाँ तक पहुँचना है तो वो कितना डिफ़िकल्ट है, तो उसकी जो यात्रा है तो उसके बारे में डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पर आमतौर पर हम मानते हैं कि जो भी हमें रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो आने वाले समय में हमें किसी न किसी तरीके से हमारे रास्ते में ही हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, हमें लाभ प्रोवाइड्स करती हैं। तो जो भी हम यहाँ पर उस पिलग्रिमेज साइट से हम लेना चाहते हैं उस हिसाब से, और जो उस पिलग्रिम साइट की जो पवित्रता है उसको भी बढ़ाती है। तो ऐसी जो पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, वो ना सिर्फ यहाँ पर एक चैलेंज प्रोवाइड करते हैं कि एक आपने पहाड़ी चढ़कर जाना है, एक मुश्किल चट्टाने हैं जिनको आपने क्रॉस करके जो है आगे बढ़कर आपने उस सेंटर तक पहुंचना है, उस तीर्थ स्थल तक पहुंचना है। हालांकि इसके अलावा और भी चैलेंजेस यहाँ पर है, जैसे ये सारा का सारा एरिया जहाँ पर सबरीमाला टेम्पल यहाँ पर स्थापित है वो वाइल्ड लाइफ एरिया है। वहाँ पर बहुत विभिन्न तरह के जीव रहते हैं। तो केरला में आप देखोगे, केरला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा हैं। केरला में ऐसी सेंचुरीज ज़्यादा है जहाँ से रोड्स निकल कर जाती हैं, और वहाँ रोड्स जो निकलती हैं उनका भी कंसर्न रहता है वाइल्ड लाइफ के साथ कि वाइल्ड लाइफ जो है ना वो प्रभावित होती है जो रोड्स यहाँ पर निकाली जाती हैं। कुछ रोड्स तो ऐसी हैं जहाँ पर रात को आप ड्राइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जो मात्रा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो यहाँ पर दूसरा चैलेंज ये भी है, यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि उनका भी एक रिस्क जो है हमें उसका सामना करना पड़ता है। जो जंगली जानवर होते हैं और जो हमारी जर्नी है उसमें अनसर्टिनिटी जो है और जो रिस्क है वो हमेशा बना रहता है। और आगे बात कर रहे हैं कि श्री अयप्पा का यह मंदिर है केरला में, तो हर साल यहाँ पर चढ़ाई चढ़ी जाती है, पहाड़ चढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिच वेस्टर्न घाट है ओके सबरीमाला का, तो यहाँ पर इसको क्रॉस किया जाता है उस मंदिर तक पहुँचने के लिए। जितने भी यहाँ पर पहाड़ आते हैं उनके सब में सेंटर में जाकर यहाँ पर एक सबरीमाला जो टेम्पल यहाँ पर आता है। तो आप अगर मैप में भी देखोगे तो वहाँ पर आसपास जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आएंगे, जंगल ही नजर आएगा मोस्टली, और उसके आसपास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये एक तरह का चैलेंज है पिलग्रिमेज का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हार्डशिप्स जो है यहाँ पर उनका सामना करना पड़ता है जो भी यहाँ पर इस तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, जाते हैं। और साथ ही साथ जब इस यात्रा के लिए निकलना होता है तो उससे 41 डेज पहले ही जितने भी तरह के जो सुख एक इंसान लेता है और दुनिया के जो आनंद लेता है उसको यहाँ पर त्याग कर देते हैं। तो अपने आप को एक तरह से तैयार करते हैं उस जो यात्रा है उसके लिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि धर्मशास्त्र के हिसाब से यहाँ पर अयप्पा के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे इनको जाना गया। तो यहाँ पर ये माना जाता है कुछ पुराण के हिसाब से और जो कुछ फोक सॉन्ग्स जो केरला में गाए जाते हैं उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पा का जो जन्म है वो हुआ है यूनियन ऑफ विष्णु एंड शिवा, मतलब विष्णु और शिवा के मिलाप से इनका जन्म हुआ है। और इनका जो दूसरा नाम है इनको हरिहर पुत्रा भी इनको कहा जाता है। और अयप्पा हमें बचाते हैं जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, हमें ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं और साथ ही साथ मुक्ति का द्वार जो है उसकी ओर जो है लेकर जाते हैं। तो उनके जो अवतार का पर्पस था लॉर्ड अयप्पा का वो ये था कि देश में जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको सही करना, जिन लोगों को यहाँ पर जो उनके अधिकार नहीं मिल रहे उनको यहाँ पर मिलवाना, और साथ ही साथ जो सबरी हिल पे ऊपर जो टेम्पल था उसको रेनोवेट करना। तो यहाँ पर अयप्पा ने इस अपने मिशन को फुलफिल किया। और साथ ही साथ उसके बाद जब वो मंदिर में एंटर हुए उसके बाद वो डिसअपेयर हो गए, अलोप हो गए। वो कहाँ गए इसके बारे में नहीं पता चला। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सबरीमाला पिलग्रिमेज है इसकी ये जो श्राइन है ये सिंबलाइज करता है कि एक इंडिविजुअल आत्मा का जो स्ट्रगल होता है कि एक आनंदमयी जीवन जीने के लिए जो रास्ता होता है उसको उसके लिए आगे बढ़ने का ओके, तो एक खुशहाल जिंदगी के लिए आगे बढ़ने का जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में यहाँ पर जो है सिंबलाइज करता है सबरीमाला पिलग्रिमेज।
तो पिछले काफ़ी समय में ये जो टेम्पल है काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, उसके भी बहुत सारे रीजंस थे। तो क्या रीज़न है उसका कि ये न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही था ओवरऑल इस यात्रा के बारे में, कि ऐसा स्ट्रगल लोग यहाँ पर करते हैं इस मंदिर तक पहुँचने के लिए, और जब पहुँचते हैं फिर वो आनंद आनंद का जो है एहसास उनको होता है, और जिंदगी का जो यहाँ पर मार्ग है जहाँ पर बढ़ना है उसके लिए इनको यहाँ पर जो है प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए। आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन आता है, जो पेपर निकल कर आता है हर महीने बाद, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट निकल कर आया उसमें ये बात कही गई है कि जो सरकार है अब उसको फिस्कल सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना होगा, जो कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको बड़े पैमाने पर अच्छी तरीके से जो है रिकवर किया जाए। तो पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी हमारी खराब हुई, पहले 24% माइनस में चली गई, अब जो Q2 का जो रिजल्ट आया उसमें -7% के आसपास जो है चली गई, अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ की और हम नहीं बढ़े हैं। तो इसका मतलब यही है कहने का कि अभी भी और बड़े पैमाने पर सरकार को फिस्कल सपोर्ट जो है जो हमारी इकोनॉमी है अलग अलग सेक्टर्स को प्रोवाइड करनी होगी। तो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस लेकर आई, अभी लेटेस्टली 3.0 जो है ये पैकेज लॉन्च किया गया, उसमें भी जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स थे वहां पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसे दिए गए, जो कि जो प्रोडक्शन है वो हमारी डोमेस्टिकली वो बढ़े और उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़े। तो इन दोनों चीज़ों की जो है यहाँ पर उसका तालमेल बनाकर चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये जो पेपर आया है मंथली, तो उसमें यही चीज़ कही गई है कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अभी भी और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जो हमारा जो यहाँ पर एग्जामिनेशन है ना, हमारा जो यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा था वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर सहमत हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट्स हैं इनको यहाँ पर दोनों को इकट्ठे होकर काम करना होगा और एक पॉलिसी बनानी होगी जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसके ऊपर ये ज़रा से ज़रा जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी, जैसे कैपिटल वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, जो मशीनरी हम वहां पर यूज करते हैं उनके लिए, ये सब चीजें लगेगी तभी तो जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं, अगर कोई इंजन का पार्ट ही बनाना है तो उसके लिए भी एक बड़ी मशीन लगानी होगी जो एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है एक पार्ट को बनाती जाए। ओके, तो फिर बाद में उन्हीं पार्ट्स को इकट्ठा करके एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया जाता है। हो सकता है वो मोटरसाइकिल हो सकता है कोई कार का इंजन हो सकता है वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा भारत सरकार को, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी। तो इन सब जरियों को यहाँ पर ढूंढना होगा भारत सरकार को, जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जा सके, और साथ ही साथ जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी ग्रोथ जो है उसमें उसको मोमेंटम आएगा। तो इन सब चीजों को यहाँ पर जो है बैलेंस करके चलना है सही तरीके से। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पेपर निकल कर आया उसमें ये कहा गया है कि जो फिस्कल बैलेंस यहाँ पर अगर बात करें तो वो इम्प्रूव हुआ है जो Q2 का रिजल्ट आया है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही कि जो Q1 का जो रिजल्ट आया था उसमें जीडीपी -24% थी और Q2 में -7% के आसपास है, इसमें रिकवरी देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जहां पर सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्सेस में आमतौर के जो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो आ जाते हैं, और जो नॉन टैक्स उसमें फाइन वगैरह जो लगता है, जो फीस लगती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट की आप सर्विस ले रहे हो, तो उससे जो पैसा आता है तो उस पैसे को भी एज ए रेवेन्यू भारत सरकार यूज करती है, फिर बजट बनाती है, उसी पैसे को यूज करके आगे इंप्लीमेंट करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स। और होता ऐसे है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आता है वो यहाँ पर नाकाफी रहता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, फिर यहाँ पर जो है सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। तो अब हम कहते हैं कि हमारा बजट जो है डेफिसिट हो गया। मोस्टली जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स होती हैं उनका बजट डेफिसिट ही रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी जो है अच्छा उछाल जो है रिकवरी जो है देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर करना चाहिए था जो गवर्नमेंट को, उसमें अभी जो है कमी देखने को मिल रही है ऑन द बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। सो जिसकी वजह से जो है आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो धीमी हो सकती है।
तो ये जो नाजुक रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, तो उसके लिए हमें जो फिस्कल सपोर्ट है उसको कंटिन्यू रखना होगा। क्लियरली हमें जो है यहाँ पर फिस्कल सपोर्ट चाहिए इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, जो कि यहाँ पर जहां जहां भी जिन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको वो फंडिंग जो है सही तरीके से जो है वो प्रदान की जा सके, और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहे, वो यहाँ पर ठप ना हो जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रोएक्टिव पॉलिसी अप्रोच जो है वो यहाँ पर अपनानी होगी। जो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट्स है उनको सही करने के लिए, और जिस तरह के भी यहाँ पर रिस्क पैदा होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, तो वो रिस्क जो है हमें यहाँ पर मिटिगेट करने, हटाने हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे जो यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसका एक ट्रस्ट जो है ना उसको बढ़ाना होगा। तो उसका ट्रस्ट कैसे बढ़े, कौन सा इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनको यहाँ पर जो है एनहांस करने की बात बोलेगी कि उनको सुधारो, अपनी रेटिंग जो है उसको सुधारो। तो यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक रास्ता दिखाती हैं। जैसे आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो उससे पहले आप अच्छे से रिसर्च करते हो कि मैंने वो सही चीज परचेज की है या नहीं की है, क्या उसका दाम सही है मार्केट में या नहीं है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो आपको मिल जाता है। तो उसी तरह जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मूडीज करके भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर रेटिंग दी जाती है हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर और हर एक कंट्री के ऊपर, कि मतलब कि आप इस कंट्री में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी क्या रेटिंग आ रही है। तो इसका AA, AAA प्लस, BB, BBB ऐसे करके रेटिंग होती है। सो AAA प्लस जो है यहाँ पर ये सबसे उच्चतम दर की रेटिंग होती है, जहां पर कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर नोट करने की बात बोली कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में हैं, तो उनको यहाँ पर जो है परमिट किया गया है कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो प्रोजेक्ट्स की रेटिंग जो है AA है या फिर उससे अबव है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जो रेटिंग चल रही है वो रेयरली BBB या उसके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारे रिस्क जो है पाइपलाइन में ऑलरेडी बने हुए हैं। पाइपलाइन का यहाँ पर कहने का मतलब है जो प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो लड़ी होती है। ओके, यहाँ पर भारत सरकार का भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसमें 100 लाख करोड़ तक का जो है पैसा जुटाया जाएगा और अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक मिसमैच जो है इन्वेस्टर क्रेडिट अवेलेबिलिटी और इसके अलावा जो एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट है ना उसमें, कि कितना पैसा चाहिए, कितने कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में काम कर रहे हैं, कितने के जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बारे में एक्चुअल जो डाटा है वो यहाँ पर होना चाहिए। तभी जो है जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो सही से वहां पर इन्वेस्टमेंट पहुंच पाएगी। तो इसके लिए आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको आपको सही करना होगा, और क्रेडिट रेटिंग तभी सही होगी जब आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है सही यहाँ पर जो है डाटा प्रोवाइड करोगे और सही तरीके से जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे होंगे। आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है कि जितनी फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुंचती है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, वहां पर डिले होना शुरू हो जाता है। और जब कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बना होता है, जितना भी वो कंप्लीट हुआ होता है, वो लोन के ऊपर पैसा चल रहा होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है बनता रहता है, लेकिन वो कंप्लीट होने में इतना समय लग जाता है कि फिर वो महंगा पड़ जाता है। जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट आना था उस प्रोजेक्ट का, उससे वो काफी आगे चला जाता है। और आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि 2019-20 का जो यूनियन बजट आया तो उसमें भारत सरकार ने यहाँ पर कहा था कि क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन की हमें जरूरत है, उसकी जरूरत है कि जिसकी वजह से जो क्रेडिट जिन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चाहिए वो क्रेडिट जो है वहां तक पहुंचता रहे। तो इसका काम होगा क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन का कि फंडिंग जुटाए। तो हमें ऐसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट्स हैं वो चाहिए जो कि जो क्रेडिट रेटिंग सिक्योरिटीज है उसको बूस्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्शियल गारंटी ऑफ बॉन्ड पेमेंट्स की बात की गई है, तो इस तरह से कोई प्रावधान बनाए जाए जिस वजह से आप बॉन्ड्स बेचो। ओके, तो बॉन्ड्स लोग खरीदें, इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें और आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहे। तो इसके लिए भी कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट हो जो इसको जो है ओवरव्यू करके चले, तो वो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन करके चल सकता है। वो यहाँ पर ओवरव्यू ले सकता है, ध्यान रख सकता है कि कोई किस तरह की भी कोई मिसहैपनिंग जो है फंडिंग में ना हो और कोई इस तरह का सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए जिससे फिर यहाँ पर जो है
जो आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट आनी थी वो रुक जाए। तो यहाँ पर एक फोकस्ड क्रेडिट गारंटी फंड जो है हमें चाहिए कि जो कि आने वाले समय में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितनी भी यहाँ पर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो आने वाले समय में वो उनको मिलती जाए। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो मैच्योर मार्केट्स होती हैं वहां पर जो है यहाँ पर लो कॉस्ट फंड्स का फ्लश रहता है, काफी भरमार रहता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है ना वो बनी रहती है। जब पैसे की जरूरत पड़ती है पैसा लेकर जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और मार्केट में पैसे की कमी नहीं रहती है। हमें भी बिल्कुल इसी तरह से आगे एक्ट करना होगा, बढ़ना होगा। जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करना होगा ताकि कि जो हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में उसको हम ब्रिज कर सकें, उसको यहाँ पर जो है अच्छी सपोर्ट जो है फिस्कल सपोर्ट वो टाइमली प्रोवाइड कर सकें। अगर सपोर्ट टाइमली प्रोवाइड नहीं होगी, फिस्कल सपोर्ट नहीं आएगी तो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होगा, तो उसका फिर नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म प्रोजेक्ट फंडिंग है तो इसको अभी और सही करना होगा, उसके ऊपर रिफॉर्म जो है और करना होगा कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट फंडिंग जो है उसको और एनहांस किया जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक्टिव कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डिजाइन जो है इसको सही करना होगा कि मतलब कि जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जहां पर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं, डेट इशू करते हैं और इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं, फिर इन्वेस्टर्स को उन बॉन्ड्स के बिहाफ पर रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसी मार्केट का डिजाइन जो है उसको और एनहांस करना होगा तो ताकि कि आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो और सही हो सके और जो इनको फंडिंग चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है वो और आसानी से इनको जो है उपलब्ध हो सके आने वाले समय में। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यूके बेस्ड एक चैनल 4 है, एक ब्रॉडकास्टर है ब्रिटेन का, जिसने एक अनयूजुअल क्रिसमस प्रेजेंटेशन दी है जहां पर यह दर्शाया गया है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं ओके वो यहां पर पूरे नेशन को एड्रेस कर रही हैं और इस तरीके से यहां पर एड्रेस किया जा रहा है, ऐसे वर्ड्स वहां पर यूज किए जा रहे हैं जो कि एक क्वीन के लिए जो है माननीय नहीं है, जो शोभा नहीं देते हैं एक क्वीन को। तो हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके, उनकी पिक्चर को यूज करके यहाँ पर जो है माउथ विस्परिंग की जा रही है, बोला जा रहा है और पीछे जो बोल रहे हैं वो कोई और है। तो इससे यहाँ पर लेकिन इमेज जो बन रही है वो वही बन रही है कि वो क्वीन एलिजाबेथ ही बोल रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डांस भी किया है और जो भी यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स यहाँ पर किए हैं वो खुद अगर क्वीन एलिजाबेथ करना चाहे तो वो कभी नहीं करेंगी। तो इस तरह से उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि क्रिसमस की आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने नेशन को। तो थोड़ा सा आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ इसका। तो ये थी डीप फेक टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके ऐसी वीडियो जो है यहाँ पर बनाई गई है। तो चैनल 4 ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जिससे कि किसी भी पर्सन की इमेज को आप यूज कर सकते हो, उसको एनिमेट कर सकते हो, माउथिंग कर सकते हो पीछे से, उसी पर्सन की आप वॉइस निकाल कर जो है सॉफ्टवेयर को यूज करके आप जब अपना माउथ हिलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वही जो है पर्सन वो जो है यहाँ पर स्पीच दे रहा है या बोल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर नोटोरियस है, शरारती है और इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है मिस यूज हो सकता है वुमेन के अगेंस्ट, उनको यहाँ पर जो है पोर्नोग्राफिक एक्ट्स को यहाँ पर पोर्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस क्वीन के ऊपर यहाँ पर इसको बनाया गया, फोकस करके यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर जो इंटेंशन थी चैनल 4 की वो यही थी कि इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो गलत यूज होगा तो उसका क्या मायना निकल कर आ सकता है आने वाले समय में, तो उसको भी ये दर्शाता है ये चीज। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल जहाँ डेंजर जो है आने वाले समय में जो आम नागरिक है वोमेन है उसके लिए यहाँ पर हो सकता है अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज किया गया आने वाले समय में। तो इसका जो पोटेंशियल है इसके अलावा और भी बहुत खतरनाक है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। जो भी इंसान अगर मोबाइल फोन यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो देखेगा तो स्टार्टिंग में उसको यही लगेगा कि शायद वही इंसान है जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो ये एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला देगा और जो है ना जिस इंसान की जो रेपुटेशन बनी है उसको यहाँ पर खराब कर देगा और जिस तरह से वो जीना चाहता है उसकी एक नेगेटिव क्वालिटी जो है लोगों के सामने यहाँ पर बिना मतलब जो है दर्शा दी जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं निकलता।
तो जो चैनल 4 है उसने यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर दिखवाई है कि इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में, किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। आगे बात कर रहे हैं कि किसी लेवल पर अगर बात करें तो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, जो विस्तारा हो रहा है, तो उससे एक तरह का जो ब्लरिंग इफेक्ट जो है ना वो बनना शुरू हो गया है। तो इसमें ये चीज फाइंड आउट करना बहुत टफ हो चुका है कि रियल कौन सा है और सुरियल कौन सा है, मतलब असली कौन सा है, नकली कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है, फेक कौन सा है। तो ट्रस्ट किस पे करें और डिसट्रस्ट यहाँ पर किस पे करें, तो इन चीजों के ऊपर अब कंफ्यूजन बननी शुरू होगी जब से ऐसी टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई हैं। और ऐसी अपीयरेंस हमेशा मिसलीड करती हैं, बात कुछ और होगी, बाद में कुछ और निकल कर आएगी। तो ये जो डीप फेक वीडियोस बनती हैं, एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट होती है इनकी वजह से। इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी नहीं रहती कि क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है, कि सच में यह यहाँ पर रियल वीडियो है या फिर फेक वीडियो है। तो इस तरह से जो है बेसिक डिस्टिंक्शन जो है ना वो यहाँ पर गायब हो रही है। और जिस तरह की एक बार इमेज बन गई उसको अनडू नहीं कर सके, उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर यूट्यूब की ही बात करूं या फिर कोई और सोशल मीडिया की बात करूं, तो वहां पर ऐसा हो रहा है कि रोज नए सब्सक्राइबर, नए श्रोता आ रहे हैं, मतलब कहने का कि नए एज फैक्टर से। मोस्टली जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं वो यंग जनरेशन है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उनके हाथों में भी अब मोबाइल फोन जा रहे हैं। वो भी मोस्टली अगर मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो वहां पर सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज ही देखते हैं। तो अगर वहां पर भी मोस्टली आप देखो फेक वीडियोस आती हैं, तो उन फेक वीडियोस को भी वो सच ही मान लेते हैं। अगर उन फेक वीडियोस को वो सच मान रहे हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी को अगर आप सामने रखोगे तो फिर तो ये और बड़ी बात हो जाएगी और ज्यादा रियलिटी हो जाएगी। वो तो कहेंगी बिल्कुल ये सच्ची है, ये झूठ है ही नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन की जो इंटीग्रिटी है, जो उसका डिग्निटी है, वो खराब हो जाएगी। और आम लोगों के मन में तो यही भावना बढ़ जाएगी कि हाँ ये सच ही था। तो इसको आप कैसे ऑथेंटिकेट कर दोगे? तो एक जो व्यूअर है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता अभी, अगर किसी चीज को देख ले, अपीयर कर ले। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी अगर आपने किसी वीडियो को ऑथेंटिकेट करना है, आपको पब्लिक डोमेन में उसके बारे में वैलिडेट इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी होगी कि ये जो वीडियो है ये फेक है। किसी ना किसी तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज शो करनी होगी, तभी जो है जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है, सही ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन जो है पहुंच सकती है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको एंजॉयबल मैनर में यूज कर सकते हैं। तो आखिर में यहाँ पर यह बात हो रही है कि पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए जितनी ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगी, पब्लिक एप्रिसिएशन होगी, उतनी ही बढ़िया तरीके से जो यहाँ पर संपादकीय प्रामाणिकता है वो बढ़ती जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं किसी को भी, जो भी आप संपादक करना चाहते हैं, संपादन जिस चीज का भी करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप सही तरीके से प्रमाण करना चाहते हो तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। अगर कोई टेक्नोलॉजी भी आई है तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता जो है लोगों को होना चाहिए, तभी जो है सही मायने में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी भी तरह की वीडियो को, किसी भी तरह के फेक डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह के फेक न्यूज को। तो आज का जो जमाना चल रहा है उसमें इन तीनों चीजों की भरमार है। तो फेक न्यूज, फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक वीडियोस, तो इनसे जिस तरह का भी सिनेरियो आने वाले समय में बनेगा, तो उसको यहाँ पर सही तरीके में बनाने के लिए हमें जो भी हमें स्टेप्स उठाने होंगे तो वो उठाने होंगे। कहने का मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बनानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई जो अथॉरिटी है वो जरूर बनानी चाहिए, ताकि कि वो उसको परमिशन दे कि हाँ इसको आने वाले समय में पब्लिक डोमेन में उतारा जाए या ना उतारा जाए। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपने एंजॉय किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।